ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उस पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी के मेले। जितने भी मेले लगते हैं यूपी में, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। लोकगीत देखेंगे, लोक उत्सव देखेंगे, यूपी के संग्रहालय देखेंगे, सारे अकादमियां देखेंगे, जितनी भी एकेडमिक्स हैं यूपी की वो देखेंगे। इसके बाद प्रमुख संगीतज्ञ, जितने भी संगीतज्ञ हैं यूपी में वो देखेंगे। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? क्लियर कट दिख रहा है क्या? एक बार बताइए आप लोग, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? फिर यूपी की चित्रकला शैलियां देखेंगे, जितनी भी टाइप की हैं, जैसे मथुरा हो गई, विंध्य जो प्रदेश है विंध्याचल, वहां पे अलग एक चित्रकला शैली है वो देखेंगे। देन यूपी के सारे लोकगीत देखेंगे और लोक नृत्य देखेंगे। यहां से इतना समझ के चलो, ये जितने भी टॉपिक्स हैं कम से कम 2 क्वेश्चंस तो आते हैं मिनिमम, बता रहा हूं। चाहे आप यूपी पीसीएस में चले जाओ, चाहे जिसमें मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे ही रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आज का, ध्यान से पढ़ना। इसके पहले आप लोग पढ़ क्या चुके हो वो देख लो। यूपी उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, मतलब एक सार टाइप का हमने देखा था संक्षेप में पूरा यूपी का। दूसरा क्या देखा था हमने? यूपी का भौतिक स्वरूप देखा था, नदियां देखी थी, एग्रीकल्चर देखी थी, खनिज देखे थे, उद्योग धंधे देखे थे। पॉपुलेशन रह गया है, पॉपुलेशन अभी बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक हैं, पहला टॉपिक है यूपी के मेले, गीत एवं उत्सव। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मेले यूपी में कितने लगते हैं, कहाँ सबसे ज्यादा मेले लगते हैं, कहाँ सबसे कम मेले लगते हैं। इसके बाद एक एक मेला, ये मेला कहाँ का है, इसकी खासियत क्या है, इस तरीके से हम सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे यूपी में टोटल नंबर ऑफ मेले कितने लगते हैं? 2262। जो चीज मैं बोलूं, जिस चीज को हाईलाइट करूं ना, उसको थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो, क्योंकि वो वही चीज होती है, या तो मैंने उसको कहीं क्वेश्चन देखा है उसका आया हुआ है, या फिर प्रीवियस पेपर में उसको देखा है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मेले तो नहीं पूछा जाता, फिर भी आपको याद होने चाहिए, ये तो बढ़ते भी रहते हैं। 2262 मेलों का आयोजन किया जाता है यूपी में। सर्वाधिक मेले कहाँ कहाँ लगते हैं? मथुरा में, इसके बाद आपके कानपुर, हमीरपुर, झांसी और आगरा, इन जिलों में सर्वाधिक मेले लगते हैं। ठीक है, मथुरा में सबसे ज्यादा लगते हैं। फिर उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है वो कहाँ कहाँ उत्सव मनाता है, जैसे आपको पता है लखनऊ महोत्सव, सैफई महोत्सव मनाया जाता था एक टाइम पे, अभी नहीं मना रही करंट गवर्नमेंट, बट अभी करंट गवर्नमेंट कौन कौन से महोत्सव मना रही है उस पर बात करेंगे। तो एक है आगरा महोत्सव, लखनऊ महोत्सव और वाराणसी महोत्सव, ये मनाते हैं उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग। एक मेला है जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत फेमस है, क्या नाम है इसका? सुलह कुल मेला। कहाँ लगता है? आगरा में। आगरा में एक मेला और लगता है बटेश्वर मेला, जो पशु मेला है। ठीक है, तो बटेश्वर मेला भी लगता है और सुलहकुल। सुलहकुल किससे रिलेटेड है? हिंदू मुस्लिम एकता के। उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मेला, ये तो सबको पता होगा, कुंभ मेला। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं कुंभ मेले में, ये भी कहाँ? यूपी में लगता है। और सबसे कम मेले यूपी में कहाँ लगते हैं? पीलीभीत जिला में। यहाँ पे हाल ही में बांसुरी महोत्सव मनाया गया था, कहाँ? पीलीभीत में। तो ये करंट है कि करंट में क्या हुआ था, बांसुरी महोत्सव पीलीभीत में मनाया गया था। आप लोग को सही से दिख रहा है ना? पीडीएफ क्लियर दिख रही है? थोड़ा सा बताइए। लास्ट जो लाइव चल रही थी इसलिए उसको ऑफ किए थे कि कमेंट नहीं आ रहे थे स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो फीडबैक नहीं मिल पाता है कि जो चीजें आपके पास पहुंच रही हैं उस वे में कि नहीं पहुंच रही। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में आयोजित किए जाने वाले मेले। अलग अलग नगर में कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं वो हम देखते हैं यूपी के। ठीक है, माघ मेला कहाँ? इलाहाबाद में। ध्यान रखना, ये जो भी इंपॉर्टेंट मेले हैं, कुछ एक नाम है, डायरेक्ट जगह पूछी जाती है कि ये मेला कहाँ लगता है। ठीक है, तो माघ मेला पूछा जाता है तो ये कहाँ लगता है? इलाहाबाद में। दादरी मेला कहाँ लगता है आपका? बलिया में। थोड़ा और इसको अगर बड़ा कर दें,
ठीक। इसके बाद राम बारात कहाँ लगता है आपका? आगरा में। रामनवमी मेला अयोध्या में। ताज महोत्सव कहाँ है? आगरा में। नवरात्रि मेला कहाँ लगता है? विंध्याचल मिर्जापुर में। विंध्यवासिनी देवी का यहाँ पे मंदिर भी है। कुंभ का मेला प्रति 12 वर्ष में कहाँ लगता है आपका? इलाहाबाद में। और अर्ध कुंभ 6 वर्ष के उपरांत लगता है। ठीक है। बटेश्वर मैंने पहले ही बताया था कि आगरा में एक सुलह कुल का मेला लगता है, एक बटेश्वर लगता है। तो आगरा जिले में लगता है प्रतिवर्ष। गढ़ मुक्तेश्वर, ठीक है, तो गढ़ मुक्तेश्वर में कौन सा मेला लगता है? गढ़ गंगा का मेला प्रतिवर्ष लगता है। ये मेला पूछा जाता है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। दशहरा मेला कहाँ लगता है? आगरा और मथुरा में। वैसे तो ये सबको पता है कि दशहरा पे रावण जलाया जाता है, हर जगह लगता है, हर सिटी में, और छोटी छोटी जगह पे भी लगता है। ठीक है। लठमार होली खेली जाती है, लठामार नहीं, लठमार है। ठीक है। तो लठमार होली कहाँ खेली जाती है? नंदगांव के निकट बरसाना में। बल सुंदरी देवी का मेला कहाँ लगता है? अनूप शहर में। कंपिल मेला कहाँ लगता है? बांदा में। देवी पाटन भी पूछा जाता है, तो देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? गोंडा में। अगला देखते हैं, श्रावणी और जन्माष्टमी मेला मथुरा में, कृष्ण भगवान की जन्मस्थली है। नवरात्रि मेला कहाँ लगता है आपका? आगरा में। कैलाश मेला भी आपका कहाँ लगता है? आगरा में। गणगौर मेला भी आगरा में लगता है। ठीक है। ये कवि थे, महान कवि थे हरिदास, तो हरिदास जयंती या हरिदास मेला आपका कहाँ लगता है? वृंदावन में। आप लोगों को कमेंट में बताना है जो हरिदास थे वो किसके गुरु थे। ठीक है। और गुरु तो थे ही, किसके शासन काल के समय थे हरिदास जी। ठीक है। देव मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में। मकनपुर मेला कानपुर देहात में। सैयद सालार, ये भी पूछा जाता है, सैयद सालार की उर्स यानी कि मजार है, कहाँ पे है? बहराइच में, और यहाँ पे मेला लगता है सैयद सालार। अगला देखिए, ढाई घाट का मेला कहाँ लगता है? शाहजहांपुर में। अयोध्या मेला कहाँ लगता है? फैजाबाद। अब इसका नाम भी फैजाबाद का अयोध्या कर दिया गया। नैमिषारण्य मेला कहाँ लगता है? सीतापुर में। और गोला गोकर्ण नाथ मेला कहाँ लगता है? लखीमपुर खीरी में। ये सारे प्रमुख मेले हैं आपके। आशा है आप लोगों ने पढ़े होंगे पहले भी, और अभी भी रिवाइज करके आए होंगे। ठीक है। हरिदास तानसेन के गुरु थे, आप लोगों को पता है। अब आपको जो मेन क्वेश्चन है, कौन सा शासक था जिसके टाइम पे हरिदास जी थे? ठीक है। अब उत्सव देख लेते हैं। तो यूपी के उत्सव, ये तो पता ही है, जो त्योहार आप लोग मनाते हैं वही उत्सव है। एक दो चीजें कुछ एक्स्ट्रा होंगी जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो देखेंगे कि हिंदुओं द्वारा कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। होली, दिवाली, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, नवरात्रि, हनुमान जयंती, करवा चौथ वगैरह, ये तो पता है, बड़ी नॉर्मल सी चीज है। होली के पर्व के अवसर पर क्या लठमार होली खेली जाती है? कहां? बरसाना में, अभी बात हुई है। ठीक है। अयोध्या परिक्रमा का आयोजन कहां होता है? अयोध्या में ही होता है, राम जन्मभूमि में। एक और, गुरु गोविंद सिंह जो है सिख गुरु थे, उनकी जयंती पे क्या लोहड़ी त्योहार मनाते हैं, लोहड़ी या लोहड़ी। ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि भगवान बुद्ध को जो पूर्णिमा थी, पूर्णमासी के दिन ही उनका जन्म हुआ था, मृत्यु भी हुई थी, और ज्ञान भी उसी टाइम उनको प्राप्त हुआ था। तो जो बुद्ध पूर्णिमा बोला जाता है इसको, बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैन धर्म के अनुयायी महावीर जयंती आदि मनाते हैं। ये सारे त्योहारों की बात हो रही। ठीक है। बाकी मुस्लिम लोग क्या मनाते हैं वो सबको पता है। ठीक है। ईद उल फितर वगैरह। लोकगीत देख लेते हैं। तो लोकगीत हम थोड़ा और ज्यादा डिटेल में देखेंगे, यहां तक कि जो लोकगीतों से क्वेश्चंस वगैरह आते हैं ना, उस टाइप के भी देखेंगे, जो हैंड रिटन नोट्स हैं लास्ट में वो भी देखेंगे। अभी तो एक हल्का सा
ओवरव्यू ले लीजिए कि एक आल्हा, आल्हा गाया जाता है कहाँ, बुंदेलखंड महोबा के क्षेत्र में। कल मैंने बात की थी कि आल्हा जो थे, आल्हा और ऊदल, परमार्दी देव करके या परमाल जो थे, उनके राज्य में थे, 2 सेनापति थे, बहुत ही वीर थे, इनकी वीरता की कहानियां उसी पे लिखा गया ये आल्हा। आप लोग को कमेंट में बताना है कि परमाल रासो किसने लिखी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाले प्रमुख गीत कौन से? आला, रसिया, कजरी, ढोला, बिरहा, चैती, पूरन भगत, भरथरी, होली गीत, ये सब गाए जाते हैं। आपको बस एक क्वेश्चन ये है कि परमर्दी दो जो परमाल रासो किसने लिखा है। दूसरा जो कजरी है वो किस क्षेत्र का है, ठीक है, किस क्षेत्र का लोकगीत है, क्योंकि कजरी बहुत पूछा जाता है। अब यूपी के प्रमुख संग्रहालय और अकादमी देखते हैं। दिख रहा है आप लोग को क्लियर? एक बार कमेंट करके बताइए। तो संग्रहालय क्या होता है? तो संग्रहालय वो जगह होती है जहां पे जो पुरानी चीजें, ऐतिहासिक चीजें हैं, उनको संग्रहित करके रखा जाता है, ठीक है। उनका एक प्रकार से किसी देश की जो सांस्कृतिक विरासत होती है ना, उसका संरक्षण किया जाता है कहाँ? संग्रहालय में। परमाल रासो जगनिक की है सर, बिल्कुल मयंक वाजपेयी। कजरी मिर्जापुर, ठीक है। तो संग्रहालय पे बात कर लेते हैं। यूपी में राजकीय संग्रहालय, सबसे बड़ा राजकीय संग्रहालय कहाँ का है? लखनऊ का। तो कभी कभार पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहां से क्वेश्चन देखो, हम कोई भी वो चीज नहीं छोड़ना चाह रहे हैं जहां से अगर क्वेश्चन आए और आपकी वो नजर में ना हो, ठीक है। तो संग्रहालय देख लेते हैं। इससे थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन क्या आते हैं कि निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो 31 अगस्त 2002 में उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के रूप में स्वतंत्र निदेशालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय, ठीक, इसकी स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में लगभग कितने संग्रहालय हैं? 70 संग्रहालय हैं यूपी में, 70 संग्रहालय हैं पूरी यूपी में, ठीक। सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? लखनऊ संग्रहालय है। तो लखनऊ प्रदेश का सबसे बड़ा संग्रहालय है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1863। लखनऊ संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1863 में। आगे चलते हैं, वन बाई वन करके संग्रहालय देख लेते हैं थोड़ा जल्दी में। इस संग्रहालय की स्थापना, लखनऊ संग्रहालय के बारे में है कि इसकी स्थापना 1863 में की गई थी। इस संग्रहालय के संकलन में क्या है? 1 लाख से अधिक कलाकृतियां हैं लखनऊ संग्रहालय में। दूसरा है राजकीय संग्रहालय मथुरा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1874 में हुई थी। आपको इतने सन याद नहीं रखने हैं, ठीक है, बस थोड़ी इनकी जो विशेषता होगी उसको याद रखना है। 1912 में सरकार ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था, जो मथुरा संग्रहालय है। और ये मथुरा संग्रहालय क्या है? पुरातत्व संग्रहालय है, क्योंकि यहाँ पे पुरातत्व की जो वस्तुएं हैं, मूर्तियां हैं, उनका संग्रह किया गया है, ठीक है, जो खुदाई में मिली हुई हैं। इस संग्रहालय को कुषाणकालीन कला, मैंने आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी समझ लो, जो प्राचीन भारत है उसमें 3 टाइप की कला की शैलियां, चित्रकला की शैलियां, मूर्ति कला की, ठीक है। चित्रकला हटा दो, अभी मूर्ति कला पे बात करते हैं। तो मूर्ति कला की 3 शैलियां थी। कौन सी? गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली और अमरावती कला शैली। जिसमें से गांधार और मथुरा, इन 2 कला शैलियों को किसने? कुषाण काल, जो कुषाण शासक थे ना, इन्होंने इसको क्या संरक्षण दिया था। इन्हीं के ही शासन काल में ये फली फूली थी, ठीक। और जो आपकी कौन सी अमरावती कला शैली है, उनको किसने? सातवाहनों ने संरक्षण दिया था। ये तो नॉर्मल है। तो इसी में ही मथुरा कला शैली है। मथुरा कला शैली में क्या होता था? हिंदू धर्म यानी कि ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों की मूर्तियां मिलती हैं। बाकी आपके जो गांधार कला शैली है प्लस जो अमरावती कला शैली है, इन दोनों, ये दोनों किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। राजकीय संग्रहालय झांसी, इस संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। फिर अगला संग्रहालय कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय। तो रामकथा से रिलेटेड है तो कहां होगा? अयोध्या में।
ठीक है। अब तो ये फैजाबाद जिला का भी नाम अयोध्या हो गया, तो सीधा है अयोध्या में है। इस संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1988 में की गई थी। गोरखपुर राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ है? गोरखपुर में। तो ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे भगवान राम से रिलेटेड संग्रहालय पूछ लिया कि राजकीय संग्रहालय या रामकथा संग्रहालय कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ है आपका? गोरखपुर में। लोक कला संग्रहालय आपको पता होना चाहिए कि कहाँ है। लोक कला से रिलेटेड मैक्सिमम चीजें आपको लखनऊ में मिलेंगी। अगला जो टॉपिक है, अगली जो चीजें आ रही हैं वो यही आ रही हैं, जैसे भातखंडे संगीत संस्थान, भारतेंदु संगीत नाटक अकादमी, ठीक है। ये सब चीजें आपकी जस्ट इसके बाद आ रही, तो वो देखेंगे कहाँ क्या है, कब स्थापना हुई, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ है? गोरखपुर में है। और यहां पे क्या हुआ था? 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। बौद्ध धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जो भी वस्तुएं उनका संरक्षण किया गया। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है, लोक कलाओं का संरक्षण किया गया। बाकी ये संग्रहालय उतने ज्यादा, हाँ एक बौद्ध संग्रहालय आपका दूसरा कहाँ पे है? कुशीनगर में। यहाँ पे भगवान बुद्ध को क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण, मतलब उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। अब तो ये एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया कुशीनगर। अगला चलते हैं, पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय आपका कन्नौज में है। ठीक है। अब कन्नौज वाला इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये ध्यान रखना। कन्नौज क्या था, किसकी राजधानी थी? कमेंट में बताइए। कन्नौज किसकी राजधानी थी? मथुरा वाला एग्जाम में आ चुका है, मयंक वाजपेयी बोल रहे हैं। बिल्कुल आएगा। देखो ये वही सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, जहां से कि कोई क्वेश्चन आपका छूटे ना। जिसका भी जो पहली बार देख रहे हैं वो क्या करें, हल्का सा नोट करते जाएं, और जिनका रिवीजन हो रहा है तो वो केवल रिवाइज कर रहे हैं, बाकी अपने नोट से रिवाइज करें। ठीक है। तो बताइए आप, कन्नौज किस शासक की राजधानी थी जो फेमस शासक था? ठीक है, हर्षवर्धन। गुड। देखो इसके पहले पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी। पाटलिपुत्र के बाद जो दूसरा शहर सबसे बड़ा उभरा राजधानी के रूप में, वो कन्नौज रहा है। काफी लंबे समय तक यहाँ पे भी शासन रहा है लोगों का। तो इसमें क्या हुआ कि मौखरी वंश भी रहे हैं, वर्धन वंश, यही पुष्पभूति वंश, हर्षवर्धन वगैरह, प्रतिहार वंश भी रहे हैं, और इन्हीं के ही क्या मिले हैं यहाँ पे? अवशेष मिले हैं, और चीजें इनसे रिलेटेड साहित्य मिला है। तो उसका यहाँ पे क्या किया गया, इनको सुरक्षित और संरक्षित किया गया। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? मेरठ में। अब ये क्यों है मेरठ में? क्यों? देखो यही है, किसी चीज को आप कनेक्ट करो जो आपके पास नॉलेज है ना, कि राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में क्यों है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पे चले जाओ, 1857 कहां से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से। मेरठ छावनी जो थी वहां से स्टार्ट हुआ था, सैनिकों ने विद्रोह किया था। आपको डेट बतानी है, किस डेट में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता होता है क्या है, आप लोग बता दीजिएगा, या कमेंट में जैसे लिखते हैं तो मैं उस चीज को बता देता हूँ कि हाँ ये चीज सही है कि नहीं है, तो उससे आपका क्लियर हो जाता है। पूछना इसलिए जरूरी होता है कि ये भी पता चलता रहे कि हाँ आप रिवाइज करके बैठे हो। ठीक है। तो जो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में है, मेरठ से ही 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है शुरू हुआ था। इसकी स्थापना कब? 1996 में की गई थी। और ये देखो इसमें लिख दी भी गया कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित तत्कालीन प्रचलित अस्त्र शस्त्र यहाँ पे क्या है, संग्रहित हैं। राजकीय जैन संग्रहालय भी आपका कहाँ है? मथुरा में, क्योंकि मथुरा ना केवल हिंदू धर्म का, बौद्ध और जैन धर्म का भी एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, राजकीय जैन संग्रहालय। अगले उस पर चलते हैं, अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ है? रामपुर में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय एक पिपरहबा, सिद्धार्थ नगर, क्योंकि पिपरहबा जो है वो भी जैन धर्म का एक अच्छा केंद्र रहा है एक टाइम पर। ठीक, बौद्ध धर्म का, जैन नहीं, और उसका नाम भी सिद्धार्थ नगर इसलिए कर दिया गया। अगले उस पर चलते हैं, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय आपका फर्रुखाबाद में है, और अन्य संग्रहालय वगैरह वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम सीधा चले आते हैं, जितने भी संस्थान हैं यहां से क्वेश्चन बनते हैं जो लोक कला से रिलेटेड है। अच्छा, लोक कलाएं आप जानते हो क्या होती है?
भरत मुनि ने एक ग्रंथ लिखा था नाट्य शास्त्र, ठीक है। तो नाट्य शास्त्र से ही ये जितनी भी लोक कलाएं हैं, लोक कलाएं वो कलाएं होती हैं जो किसी भी मनुष्य के मन को प्रफुल्लित करती हैं, आनंदमयी करती हैं, ठीक है। तो वो हो गई लोक कलाएं। उसमें क्या आ जाता है आपका, चित्रकला आ जाता है, संगीत आ जाता है, नाट्य आ जाता है, नृत्य आ जाता है, और भी कलाएं आ जाती हैं बहुत टाइप की, नौटंकी वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं कहाँ, लोक कलाओं में। इससे रिलेटेड अकेडमियाँ जितनी भी हैं वो देखते हैं। तो पहला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूपी का ही नहीं, भारत का वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट संस्थान है ये। क्या नाम है इसका, भातखंडे संगीत संस्थान सह विश्वविद्यालय। अब इसको विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया है, लखनऊ में है। क्या है इसके बारे में कि शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में अपनी शिक्षण पद्धति एवं विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए ये विख्यात है। इस महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1926 में। अंग्रेज था, उसके सहयोग से हुई, तो उसी के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया गया, मॉरिस कॉलेज। मॉरिस कॉलेज नाम रखा गया 1926 में। बाद में इसका नाम बदल के, कहीं कहीं मैरिज भी लिखा होता है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया था, ठीक है। फिर 26 मार्च 1966 को सरकार ने इसको क्या किया, अपने अधिपत्य में ले लिया। दैट मीन्स इसको गवर्नमेंट बना दिया, भातखंडे संगीत संस्थान को। सबसे पहले नाम क्या है इसका, मॉरिस कॉलेज। 1926 में स्थापना हुई। इसके बाद 26 मार्च 1966 को इसे क्या किया सरकार ने, अपने अधिपत्य में ले लिया। फिर क्या होगा, 24 अक्टूबर 2000 को इसे सरकार क्या करेगी, विश्वविद्यालय घोषित कर देगी। और इस संस्थान को संगीत के क्षेत्र में अपनी पहली तरह का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्रदान किया गया। दैट मीन्स संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। यूपी में कुछ है, देखो यूपी में एक विकलांग विश्वविद्यालय है, आप लोगों को बताना है कहाँ पे है, ठीक है। विकलांग विश्वविद्यालय, तो ये भी अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय था। ऐसे ही ये भी अपनी तरह का केवल संगीत को डेडिकेटेड पहला विश्वविद्यालय। जैसे भी गुजरात में एक यूनिवर्सिटी बनी थी, वो रेलवे से रिलेटेड थी। जैसे बुलेट ट्रेन आ रही थी, तो हाई स्पीड ट्रेन से रिलेटेड पहली ऐसी एकमात्र डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। तो ये कुछ संस्थान है, ठीक है। अगला देखते हैं, राज्य कला अकादमी, राज्य कला अकेडमी उत्तर प्रदेश। इस अकेडमी की स्थापना कब हुई थी, देखो सन आपको बिल्कुल याद रखना है, 8 फरवरी 1962 को हुई थी। किसने की थी, उत्तर प्रदेश के जो संस्कृति विभाग है उसने पूर्णतः वित्त पोषण इसका किया था, ठीक है। और ये क्या स्वायत्त इकाई है, ये ध्यान रखना, ये एक स्वायत्त इकाई है। यूपी का जो संस्कृति विभाग है उसके अंडर में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब उसने फंडिंग की थी। अगला क्या है, अगला और इंपॉर्टेंट है, जितने भी भातखंडे हो गया, राज्य कला अकादमी हो गई, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, लखनऊ में है। इसको देखते हैं, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ। इस अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 13 नवंबर 1963 को हुई थी। यह अकादमी क्या है, पिछले 50 वर्षों से संगीत, नृत्य, लोक नाट्य की परंपराओं के प्रचार प्रसार संवर्धन, क्योंकि उससे रिलेटेड ही है, तो यही सारी चीजें जितनी भी विधाएं होती हैं लोक कलाओं की, सबको ये संरक्षण देती है। अगली फिर से इंपॉर्टेंट है, इसको जानो, भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ है, लखनऊ में है। अधिकतर जितनी भी अकेडमी है सब लखनऊ में ही है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में हुई थी। नाट्य कला, अब भारतेंदु नाट्य अकेडमी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक जो नाटक था ना, वो इंडिया का वन ऑफ द सबसे फेमस नाटक था। प्रथम बोलती फिल्म जो थी, एक भारतेंदु हरिश्चंद्र करके एक फिल्म बनी थी पहले, ठीक है, वो तो बनी थी सत्यवादी हरिश्चंद्र। इसके बाद भारतेंदु जो थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका ये नाटक बहुत फेमस हुआ था। और इसी पे ही क्या है, भारतेंदु नाट्य अकादमी स्थापित की गई। क्या काम करती है, नाट्य कला के जितने भी पक्ष हैं, अभिनय हो गया आपका, निर्देशन हो गए, इसके बाद रंगमंच पे जो भी काम होते हैं, उन सब में ये प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है,
ठीक है। तो इस संस्था में नाट्य कला के विभिन्न पक्षों, अभिनय, निर्देशन, रंग, तकनीक आदि में क्या है, गहन प्रशिक्षण देकर 2 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको क्या करना है, कहां पे स्थित है और कब स्थापना हुई, इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ। चूंकि ये अभी तक बहुत कम पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे नहीं गए उनके पूछने के चांसेस अब बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। इसमें क्या है कि जो भी जनजातीय लोग हैं, यूपी के जनजाति और लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए, इसके संवर्धन के लिए, प्रदर्शन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और कब स्थापना की गई थी, 1996 में। ठीक है, 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। इस संस्थान के द्वारा क्या होता है कि जो संस्कृति है उसकी, जनजाति संस्कृति क्या है, जनजाति लोगों की भी संख्या घट रही है, तो इनकी संस्कृति, इनकी बोली, इनकी जो परंपराएं हैं, ये जो मनाते हैं अपना, उन सब चीजों का क्या हो रहा है, धीमे धीमे विलुप्त हो रही हैं, तो इनका संरक्षण करना। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है आपका, लखनऊ में। कथक नृत्य आप लोगों को बताना है कौन सा शासक था जिसके दरबार में कथक नृत्य को संरक्षण मिला या फला फूला, जल्दी से बताइए। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ, इसकी स्थापना क्या हुई थी, संस्कृत विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी मतलब ज्यादा इंटरफेयर नहीं होता है, गवर्नमेंट का ना इंटरफेरेंस नहीं होता है। कहाँ पे इनको एक बजट दे दिया जाता है, किसकी भर्ती करनी है, कौन से टीचर लाने हैं, गवर्नमेंट एक क्राइटेरिया तो तय कर देती, बाकी ये मतलब स्वायत्त होते हैं ये संस्थान। कौन सा कोर्स चलाना है, कैसे क्या करना, बहुत सारी चीज़ों में इनको स्वायत्तता मिलती है। तो ये स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, कब, 1988-89 में। संस्थान का उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विविध घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण। अब कथक क्या है, हिंदुस्तान के शास्त्रीय संगीतों में एक शास्त्रीय संगीत नहीं, शास्त्रीय नृत्यों में एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है आपका, कथक। ठीक है। कथक की शुरुआत हुई कहाँ से थी, मेनली हुई थी कथक की शुरुआत जो आपके मंदिरों में होते थे पहले नाच, उससे हुई थी। और धीमे धीमे करके ये क्या है, पहले धार्मिक था और फिर आगे चल के ये क्या हो गया था, गैर धार्मिक, जिसको बोलते हैं ना सेकुलर टाइप का नृत्य हो गया था। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीतज्ञ देख लेते हैं, कौन कौन से संगीतज्ञ रहे हैं जो यूपी के प्रमुख संगीतज्ञ रहे हैं। तो तबला वादक, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से मैचिंग के लिए दे देते हैं कि ये है किससे रिलेटेड है, शहनाई वादक कौन से हैं, तबला वादक कौन से हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दी जाती हैं। तो इसमें क्या है, तबला वादक कौन कौन है, पंडित राम सहाय, कंठे महाराज हैं आपके, किशन महाराज बहुत फेमस रहे हैं तबला वादक, और ये बहुत बार क्वेश्चन इन पे आता है। पंडित शामता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शरद महाराज, पंडित रामजी मिश्र, ये सभी किससे संबंधित थे, तबला से। ठीक है, वाजिद अली शाह, ऋषभ जायसवाल ने बताया वाजिद अली शाह थे, अंतिम शासक थे। ठीक है, अंतिम शासक मुगल शासक थे यूपी के। ठीक है, अवध के, उस टाइम पे अवध हुआ करता था, और इन्हीं के ही उसमें एक बेगम अख्तर हुआ करती थी जो गजल के लिए बहुत फेमस होती थी, और कथक को इन्होंने ही बहुत सारा क्या किया, संरक्षण दिया, और कथक इन्हीं के उसमें फला फूला। अगर आप लोग बता पाओ तो कथक से रिलेटेड कुछ लोग हैं, बिरजू महाराज तो है ही हैं, उसके बाद और हैं 3-4 लोग, उनके नाम बता सकते हो तो बताइए। सितार वादक कौन थे, सितार से रिलेटेड पंडित रविशंकर जी हैं। किस घराने से थे पंडित रविशंकर, बताइए आप लोग कमेंट में। आगे चल के आएंगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी घराना व्यवस्था वगैरह में, लेकिन अभी आप लोग अगर रिवाइज करके आए हो तो एक आपका पता भी चलता रहेगा कि हाँ रिवीजन कैसा किया, और आपको भी एक टेस्टिंग हो जाती है इससे
इससे क्या होता है कि आपने कोई क्वेश्चन किया, आप पढ़ के आए हो, सपोज करो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? जवाब तो देना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। बांसुरी से रिलेटेड कौन थे? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। शहनाई वादक में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। वायलिन वादक में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर और डॉक्टर एन राजम। ठीक है, आगे चलते हैं। सारंगी वादक में कौन थे? पंडित गोपाल जी मिश्र। और पखावज वादक में कौन थे? कुदौ सिंह। सबको ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन से आ जाए, जितने सारे सेक्शन हैं इससे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, हो सकता है यहां से एक क्वेश्चन पिकअप कर लें। आगे चलते हैं। चित्रकला, चित्रकला चूंकि देखो जो मैंने बताया इंडिया की चित्रकला आती हैं, यूपी की चित्रकला की शैलियों से भी कभी कभार, जैसे मिर्जापुर वगैरह में जो गुफा चित्रकला मिलती है उनको क्या बोलते थे? दरी बोला जाता था, है ना। कौन कौन सी गुफाएं थी वहां पे, रक्त की पुतरिया कहाँ क्या बोला जाए, ऐसे आते हैं, वो हिस्ट्री का पोर्शन है, बट यहाँ पे भी देख लो आप। तो इससे रिलेटेड किस संस्थान की स्थापना कब की गई, पहले ये देखो। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में कला एवं शिल्प महाविद्यालय, कौन सा? कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थापना कब हुई? 1911 में। 1973 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ को क्या है? लखनऊ विश्वविद्यालय के कला संकाय के रूप में मान्यता दे दी गई। तो जो कला एवं शिल्प महाविद्यालय था उसको लखनऊ विश्वविद्यालय का एक विभाग बना दिया गया। आगे चलते हैं। सन 1920 में क्या हुआ? वाराणसी में स्थापित भारत कला परिषद। बहुत बार ये चीज पूछी जाती है, तो भारत कला परिषद का भी उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, कब स्थापित हुआ था ये? 1920 में। 1920 में वाराणसी में स्थापित हुआ था भारत कला परिषद। इसका भी प्रदेश में चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। नगर निगम की आर्ट गैलरी, इसकी स्थापना कब हुई? 1949 में। नगर निगम आर्ट गैलरी यह लखनऊ में स्थित है। ललित कला अकादमी, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ललित कला अकादमी लखनऊ की स्थापना कब हुई? 1962 में। ललित कलाएं मैंने बता दी आपको कि जो मनुष्य के मन को प्रफुल्लित करती हैं वो कलाएं क्या कहलाती हैं? ललित कलाएं। 1976 में क्या है? वाराणसी में वर्किंग आर्टिस्ट ऑफ वाराणसी की स्थापना की गई। जब किसी भी, ध्यान रखो, जब रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पूछने होते हैं एग्जामिनर को, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जो है तो आपके सिलेबस से ही, बहुत ज़्यादा डीपली भी नहीं जाना है, बट अलग हो, थोड़ा सा रिपीटेड ना हो। तो 1976 में वाराणसी में वर्किंग आर्टिस्ट ऑफ वाराणसी की स्थापना की गई। अब जो रिपीटेड है वो ये क्वेश्चन है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन कहाँ है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1950 में की गई थी। ठीक है, भारत कला भवन की। भारत कला भवन देश में चित्रकारी के विशालतम संग्रहालयों में से एक है। दैट मीन्स यहाँ पे चित्रकारी के विशालतम संग्रहालय या विशालतम संग्रह है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज्यादा चित्र बना के रखे हुए हैं, संग्रहित हैं। आगे चलते हैं। रमेश चंद्र साथी, अब कौन कौन से चित्रकार जो फेमस हैं? रमेश चंद्र साथी, नित्यानंद, चमन सिंह, चमन, सुरेंद्र बहादुर, ये सभी क्या है? ख्याति प्राप्त चित्रकार है यूपी के। ठीक है, और प्रदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में चित्रकला में स्नातक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक, कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो गया आपका, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया, इलाहाबाद, आगरा वगैरह, इन सब में। अब प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैलियां देख लेते हैं कौन सी हैं। तो पहला है कंदरा शैली। कंदरा मतलब क्या होता है? कंदराएं मतलब गुफाएं, तो गुफा शैली है, तो जहां पे गुफाएं होंगी उसी से रिलेटेड है। तो कंदरा शैली अथवा मिर्जापुर शैली कहां पे होगी? मिर्जापुर में, क्योंकि मिर्जापुर में बिंद पर्वत मिर्जापुर में है, और बिंद शैलियों में, जो बिंद शैली की पर्वत श्रेणियां हैं वहां पे क्या है? गुफाएं मिली हुई हैं, और गुफाओं की भित्तियों पे क्या है? चित्र बनाए हुए हैं उस टाइम के लोगों ने। ठीक, तो
यहाँ की गुफाओं के चित्रों को प्राग ऐतिहासिक बोला जाता है या प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक शैली में पृष्ठभूमि के अभाव में ही भावों तथा घटनाओं को रेखाओं के माध्यम से चित्रित किया गया। मतलब रेखाएं केवल बना दी गई, जैसे उनको पशु बनाना है तो उन्होंने रेखाएं बना दी, 4 पैर बना दिए ऐसे करके और चित्रित कर दिया इस तरीके से। ठीक है, मथुरा अथवा ब्रज शैली, मथुरा शैली देखते हैं क्या है। इस शैली में समृद्ध, अब मथुरा की जहां बात आ जाए तो वहां किसकी बात होगी? श्रृंगार रस की बात होगी, प्रेम की बात होगी। ठीक है, तो यहां पे भी वही बात होगी। इस शैली में समृद्ध पृष्ठभूमि पर प्रेम, प्रकृति एवं भावनात्मक अभिव्यक्ति को जीवंतता प्रदान की जाती है। बुंदेली शैली के चित्र होते हैं, इनमें क्या होता है? इन चित्रों में रिक्त स्थान को भरने के लिए आपको तो केवल शैलियां याद रखनी है कि ये शैली चित्रकला शैली है यूपी की कि नहीं है। तो बुंदेली शैली है। रिक्त स्थान को भरने के लिए क्या करते हैं? चित्रांकित जो पृष्ठभूमि होती है उसमें चित्र को एक गहराई का आभास कराते हैं। ठीक है, मीन्स पृष्ठभूमि में भी चित्र ऐसे कर दिए जाते हैं, भरे जाते हैं कि रिक्त स्थान ना रहे और वो चित्र भी एक गहराई का एहसास कराते हैं। फिर आगरा अथवा मुगल शैली, ये क्या है? इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक चित्रों में से एक ओर के दृश्य अथवा छवि को चित्रित किया जाता है। तत्पश्चात भवनों, व्यक्तियों, सौंदर्य और युद्ध एवं शिकार आदि के चित्रों में कार्यवाही को प्रमुखता दी जाती है। तो एक तरफ क्या है? एक ओर के दृश्य छवि को चित्रित कर देते हैं और उसके बाद युद्ध वगैरह, भवन, इन सब की जो कार्रवाई होती है उसको चित्रित करते हैं। इतनी डिटेल में नहीं जाना है, ये सब मेंस में पूछा जाता है विशेषताएं। आपको तो इतना जानना है कि हाँ ये शैली है। एक मिश्रित कला शैली है। इस शैली में चित्रों में पुरातन एवं आधुनिकतम शैली के मिश्रित रूप में चित्रकारी की जाती है। जैसे मिश्रित कला शैली आप देखो तो बिहार में है पटना कलम। ठीक है, पटना कलम में क्या हुआ? आपकी जो ब्रिटिश थे उनकी शैली और मुगल शैली दोनों का मिश्रण है। लोकगीत देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदी तथा उसकी सहायक भाषाओं में लोकगीतों के गायन की परंपरा प्रचलित है। प्रदेश के अंतर्गत लोकगीत कौन कौन से हैं वो देख लो पहले, फिर वन बाई वन करके देखेंगे। बिरहा, चैता, रसिया, कजरी, आल्हा, ढोला, भरथरी। ठीक है, और पूरन भगत। तो बिरहा क्या है? बिरहा के बारे में जान लेते हैं। यह पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है। पूर्वांचल का लोकगीत है बिरहा। यही क्वेश्चन आता है कि बिरहा कहाँ का लोकगीत है? तो कहाँ का है? पूर्वांचल का। इसमें क्या गायक क्या करता है? भोजपुरी भाषा में। ठीक है, भोजपुरी भाषा में इसको गायन करता है और क्या करता है? स्थानीय कोई घटना घटित हुई हो, उसके आसपास कोई घटना घटित हुई हो तो गीत के रूप में उस घटना को गाता है। ठीक है, घटना का जो वृत्तांत है उसका वर्णन करता है गा के। इसमें क्या होता है? वीर रस के अधिकांशतः गीत गाए जाते हैं और गायक लोक वाद्य के रूप में करताल का प्रमुखता से उपयोग करता है। ठीक है, तो जो वाद्य यंत्र है वो करताल का यूज करता है गायक। ठीक है, अगले पे चलते हैं। आल्हा जान लेते हैं क्या है। आल्हा के बारे में तो मैंने कई बार बात की है, फिर से जान लो क्या है आल्हा। बुंदेलखंड क्षेत्र का है। आल्हा एक सेनापति था परमाल के दरबार में। ठीक है, तो बुंदेलखंड के प्रसिद्ध वीर आल्हा के ऊपर है। वीर रस में लिखा गया है। लयबद्ध गायन की प्रसिद्ध शैली है। ठीक है, जो आल्हा है। और इस वीर रस कथा में महोबा के जो वीर थे आल्हा और ऊदल, इनकी वीरता का वर्णन किया गया। फिर अगला आता है एक चैता। चैता क्या है? चैता समझो, एक प्रकार का ऋतु गीत है। चैत जानते हो आप? हमारे यहाँ वैसे तो जनवरी से, इंग्लिश कैलेंडर जो है वो जनवरी से शुरू होता है, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है वो कब से? चैत से शुरू होता है। तो चैता उसी का ऋतु गीत है जिसे फाल्गुन पूर्णिमा के, चैत्र पूर्णिमा के दौरान, ठीक है, फाल्गुन पूर्णिमा, फागुन के बाद चैत ही शुरू होता है, तो फागुन पूर्णिमा खत्म होती है और चैत पूर्णिमा क्या होती है? शुरू होती है। इस दौरान गाया जाता है और प्रेम की अनुभूति को इसमें व्यक्त किया जाता है। अगला चलते हैं। रसिया जानते हैं? रसिया क्या है? यहां पे देखो, तो ब्रजभूमि की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है क्या आपकी? रसिया। अब जब ब्रजभूमि से रिलेटेड हो गया, रसिया पूछा जाता है, इतना ध्यान रखना,
रसिया बहुत बार पूछा गया है, रसिया, कजरी, ठीक है, बिरहा, चैता, ये सब आपके पूछे जाते हैं। तो ब्रजभूमि की ये, तो यही पूछा जाता है किस क्षेत्र से रिलेटेड है, और अगर कभी कभार पूछा जाता है तो किससे रिलेटेड है, कौन से देवता से या किस उत्सव से रिलेटेड है। तो ब्रजभूमि की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, और जब ब्रज की है तो श्री कृष्ण की उपासना इसमें क्या है, विभिन्न तरीकों से की जाती है। इन गीतों में क्या होता है, आध्यात्मिक तथा भौतिक भक्ति भावों को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं कजरी। कजरी क्या है, सावन के महीने में गाया जाने वाला मधुर लोकगीत है ये, और मुख्यतः महिलाओं द्वारा गाया जाता है। अब आपको बताना है कि कजरी कहाँ पे गाया जाता है, ठीक है, कमेंट में बताइए कि कजरी कहाँ पे गाया जाता है, कहाँ का लोकगीत है। आगे चलते हैं, हम प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं। यूपी के लोक नृत्य कौन कौन से प्रमुख हैं, ठीक है। तो पहला है नौटंकी, सबने देखी होगी, मुख्य मुख्य त्योहारों पे होती रहती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है क्या, नौटंकी। मूल स्वरूप क्या है, बीथी नाटक का है। इसमें क्या होता है, हाथरसी तथा कानपुरी नाट्य शैलियों द्वारा संवाद, गायन एवं लोक नृत्य के माध्यम से लोक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये याद रखना है कि हाथरस की जो शैली है और कानपुर की, और कानपुरी जो नौटंकी है वो ज्यादा फेमस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, संवाद भी होता है, गाना भी होते हैं बीच बीच में, इसके अलावा लोक नृत्य भी होता है। तो नौटंकी में सब आ जाता है, लोक गीत भी आ जाते हैं, लोक नृत्य भी आ जाते हैं, और संवाद भी, आम बोलचाल की चीजें भी चलती हैं, ठीक है। एक प्रकार का जैसे आप मूवी नहीं देखते हो वैसे चलता है। आगे चलते हैं, धोबिया राग, ये पूछा जाता है किसका है, धोबी जाति का नृत्य है, जिसमें क्या होता है, एक नर्तक धोबी तथा दूसरा नर्तक उसका गधा बनता है, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है और कहां है, धोबिया राग बताइए कहां पे ये राग आपका प्रचलन में है, ठीक है। आगे चलते हैं, धोबिया नाच देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, कच्ची घोड़ी पर सवार होकर एक नर्तक अन्य नर्तकों के मध्य विलक्षण मुद्राएं प्रदर्शित करते हुए नृत्य करता है। इसका आयोजन कब होता है, जो मांगलिक अवसर होते हैं, शादी हो गया है ना, पुत्र प्राप्ति हो गई, ये सब खुशी के अवसर पे होते हैं सब चीज, ठीक। फिर एक धुरिया राग या धुरिया नृत्य भी इसको बोला जाता है, ठीक है। धुरिया समाज इसको भी कहीं कहीं लिखा आता है। तो देख लेते हैं ये क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है, क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, बुंदेलखंड क्षेत्र का है। कुम्हार जाति के जो नर्तक होते हैं, पुरुष नर्तक होते हैं, लेकिन वो क्या है, स्त्री रूप धारण करके, ठीक है, महिला के रूप में भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित करते हैं और गायन और नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना, पाई डंडा। अब पाई डंडा इसका नाम है, तो किससे रिलेटेड होगा, तो डांडिया का नाम सुना है आप लोगों ने, गुजरात में जो है ना डांडिया बहुत खेला जाता है, गरबा, ठीक है। तो गुजरात के डांडिया से ये क्या है, प्रभावित है। बुंदेलखंड की जो अहीर जाति के लोग होते हैं वो सामूहिक नृत्य करते हैं, जैसे पाई डंडा कहा जाता है। दीपावली, ठीक है, अगला क्या है, दीपावली नृत्य। दीपावली नृत्य क्या है, दीपावली के शुभ अवसर पर बुंदेलखंड के जो अहीर जाति के नर्तक हैं इनके द्वारा किया जाता है, कौन सा नृत्य है, दीपावली नृत्य। अगला देखते हैं, ख्याल। ख्याल और कथक, टप्पा, ठुमरी, इन सब की बात पहले भी हो चुकी है, अभी फिर से करेंगे हम। तो ख्याल क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र में कब, पुत्र प्राप्ति या पुत्र जन्म के अवसर पे किया जाता है। इसके तहत नर्तक अपने ऊपर रंग बिरंगे कागज और बांस
के मंदिरों को रखकर बुंदेली गायन नृत्य करते हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि घड़े पे, सर पे घड़ियाल रख के कौन सा नृत्य किया जाता है। बताइए आप लोग कमेंट में कि कौन सा ऐसा नृत्य है जिस पे महिलाएं सर पे घड़ा रख के नृत्य करती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कथक नृत्य। ये तो शास्त्रीय नृत्य है यूपी का। यह नृत्य उत्तर प्रदेश की देन है। इस नृत्य शैली को अवध के अंतिम नवाब जो थे वाजिद अली शाह, इन्होंने क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। सहरा नृत्य देख लेते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों द्वारा फसल की कटाई जब होती थी ना, उसकी खुशी मनाने के लिए इस नृत्य को किया जाता है। फिर राई नृत्य, ये भी कहाँ का है, बुंदेलखंड का है राई नृत्य। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या होता है, राई में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का मयूर नृत्य है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिसे मुख्यतः कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इसे किया जाता है और मयूर नृत्य है। नटबरी देखिए, नटबरी क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो अहीर समाज है, अहीर और यादवों द्वारा ये किया जाता है। इसमें क्या होता है, नृत्य संगीत और नक्कारों की लय पर, जो नृत्य संगीत है और नक्कार हैं, इनकी लय पर खेल मुद्राओं को प्रदर्शित करते हुए ये नृत्य किया जाता है, नटबरी। ठीक है, तो ऐसे नृत्य पूछ लिए जाते हैं कि ये नृत्य जो है ये कहाँ का है, तो नटबरी भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। धीवर नृत्य या धीवर राग, ये कहाँ है, कहार जाति द्वारा किया जाता है। मांगलिक अवसरों पे किया जाता है और गायन नृत्य है। एक पर राग जहां पे आ जाए दैट मीन्स गायन तो है ही है वहां पे, और नृत्य भी है। कलाबाजी कहाँ है, अवध क्षेत्र का नृत्य है। कलाबाजी में क्या होता है, नर्तक क्या करता है, कच्ची घोड़ी पर सवार होता है, दैट मीन्स रियल घोड़ी नहीं होती है। और मोर बाजा, जिसको बिंड पाइप भी बोले हैं, उसको लेके कलाबाजी करते हुए नृत्य करता है। इस नृत्य में कलाबाजी की प्रमुखता होने के कारण इसे क्या है, कलाबाजी नृत्य कहा जाता है। फिर पासी नाच। अच्छा, ये ज्यादा लेंदी तो नहीं हो रहा आप लोगों को, सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हो ना, ये जितनी भी करा रहे हैं, एक बार बताइए कमेंट में, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि लेंदी हो जा रहा है लास्ट टाइम पे। जितनी चीजें आपको बताई जा रही, मैक्सिमम 95% चीजें तो आपकी पहले भी हो चुकी हैं आई थिंक। एक बार कमेंट करके बताइए कि ज़्यादा लेंदी तो नहीं हो रहा है, रिवीजन में हेल्प मिल रही है कि नहीं, इतनी सारी चीज़ें करा रहे हैं कि एकदम शॉर्टकट में कराएं। फिर पासी नाच क्या है, युद्ध के अभिनय के रूप में नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, पासी जाति द्वारा। ऋषभ जायसवाल बोल रहे कुछ नहीं हुए, कुछ है ना, मतलब ज़्यादा लेंदी बल्कि तो नहीं हो जा रहा है कि फिर ये लग रहा है कि फिर रिवाइज कैसे करेंगे। ये हेल्प मिल रही है, ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हो रही तो पासी जाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसमें 7 पृथक मुद्राओं को एक गीत एवं लय में प्रस्तुत किया जाता है। किसमें, पासी नाच में। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, जोगनी। तो जोगनी जैसा उसका नाम है, आपको पता होना चाहिए क्या है। तो क्या होता है, एक स्त्री होती है जो साधु, स्त्री साधु को ही जोगनी बोला जाता है। जोगी होता है आपका पुरुष साधु। ठीक है, तो स्त्री साधु जो होती है वो क्या करती है, पुरुष नर्तकों तथा साधु भेषधारी पुरुष नर्तकों द्वारा। ठीक है, तो फिर से समझ लो कि स्त्री जो होती है वो पुरुष नर्तक के रूप में होती है और साथ में साधु भेषधारी पुरुष नर्तक अलग होते हैं। सामूहिक रूप से दोनों करते हैं नृत्य। अवध क्षेत्र का नृत्य है और किस अवसर पर किया जाता है, रामनवमी के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य में स्त्रियां भी भाग लेती हैं, जैसा मैंने बोला स्त्रियां साधु के, पुरुष साधु के वेश में आती हैं।
लेकिन ये स्त्रियां क्या करती थी, पहले भाग लेती थी, अब ये स्त्रियां भाग नहीं लेती। अब उनका अभिनय कौन करता है, पुरुष करता है, स्त्री रूप धारण करके। अगला नृत्य देख लेते हैं, चरकुला नृत्य। चरकुला कहाँ है आपका, ब्रजभूमि। ब्रजभूमि में रथ के पहिए पर, जो मैंने बोला था कि घड़ों को लेके नृत्य जो किया जाता है वो यही है, चरकुला। ब्रजभूमि में किया जाता है, रथ के पहिए पर अनेक घड़ों को रखकर इस नृत्य को किया जाता है। इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, चरकुला। एक देवी नृत्य होता है, वो देवी पूजा के समय किया जाता है और बुंदेलखंड क्षेत्र का है। कार्तिक नृत्य आपको पता है कि कार्तिक में क्या होता है, कार्तिक मास आता है, उसमें नहाने जाते हैं, उस टाइम पे ये कार्तिक नृत्य होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये तो देखो आपका वो पीडीएफ खत्म हो गया। अब जो चीज आप पहले पढ़ चुके हो उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिख रहा है क्या, जो घराना व्यवस्था है, यहां से आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस पीडीएफ में घराना नहीं था और घराना पढ़ना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदुस्तान जो शास्त्रीय संगीत है ना, उसकी एक विशेषता है कि सब शैलियों के एक अलग अलग घराने हैं, एक गुरु होते हैं, उन्हीं के ही सानिध्य में रह के कोई भी चीजें सीखता है। तो पहला कौन सा घराना है आपका, किराना घराना। ठीक है, किराना कहाँ पड़ता है, कैराना में पलायन हो रहा था अभी कुछ समय पहले, तो कैराना जो जगह है वहीं से इसका नाम निकला है, किराना घराना। कहाँ पे, मुजफ्फरनगर में। और यहीं से क्या है, ख्याल गायन जो है, ख्याल गायन की परंपरा यहीं से शुरू हुई है। कौन थे, नायक गोपाल, मैन व्यक्ति थे नायक गोपाल, इन्होंने शुरू की थी। बाद में कौन, अब्दुल करीम। अधिकतर घराने जो मिलेंगे उनके जो गुरु मिलेंगे या शागिर्द, जिसको शागिर्द तो शायद शिष्य को बोलते हैं, जो शिक्षक मिलेंगे, ठीक है, तो वो मुस्लिम ही मिलेंगे। केवल एक वाराणसी घराना है जो जिन पे प्रभाव रहा है हिंदुओं का। ठीक है, तो अब्दुल करीम खां और अब्दुल वहीद खां, इन्होंने विकसित किया था। इस घराने से निकले कौन कौन है वो इंपॉर्टेंट है, कैराना घराना या किराना घराना। भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, ये गंगूबाई हंगल, दोनों लोग बहुत फेमस हैं। अगले घराने पे आ जाते हैं, आगरा घराना। ये पीडीएफ आपको जो भी कोर्स कराया गया आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं। ठीक है, उसी को ही रिवाइज करा रहे हैं। तो जो आगरा घराना है, कौन थे इसमें, हाजी सुजान खां थे इसके संस्थापक थे। और ध्रुपद, जो ध्रुपद राग है, ठीक है, ध्रुपद राग की कौन सी, नौहर गायन शैली, ध्रुपद राग की नौहर गायन शैली यहां पर प्रचलित थी, नौहर। रंगीला घराना भी इसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में, आया था 1-2 साल पहले कि किस घराने को रंगीला घराना कहा जाता था। तो इसी घराने को, आगरा घराने को रंगीला घराना भी कहा जाता था। दयाल खां, कौन कौन यहाँ के मेन व्यक्ति देख लो जो इससे रिलेटेड थे, दयाल खां, सादिक अली और स्वामी वल्लभ दास। हमारी कोशिश है कि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो एक बार आपकी नज़र से सारी चीज़ें गुजरें, फिर जब आप क्या करोगे, अगर कोई चीज़ नहीं पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ आपकी रह गई है। अच्छा, ये दिख तो रहा है, हैंड रिटन पीडीएफ है, काफ़ी पुरानी पीडीएफ है, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, बताइए। फिर बनारस घराना, पंडित जानकी प्रसाद जो थे आपकी, उनके संरक्षण में इसकी स्थापना की गई थी। और बनारस के जो राजा थे उन लोगों का यहाँ पे संरक्षण था। मुगल प्रभाव से दूर था ये घराना, एकमात्र घराना था। कुछ इस घराना से रिलेटेड जो महान कलाकार थे, छोटी मैना, बड़ी मैना, गिरजा देवी। गिरजा देवी क्या थी, ठुमरी गायिका थी,
छोटी मैना और बड़ी मैना ठुमरी और टप्पा गायन शैली में थी। किशन महाराज जो मैंने बताया तबला वादक थे। बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है बिस्मिल्लाह खां को। और ये इनका भारत रत्न एक बार चोरी होने की भी घटनाएं आई थी, तो इंडिया में ऐसा भी होता है। इसके बाद राजन मिश्र और साजन मिश्र, इनमें से एक भाई की मृत्यु कोविड काल में हो गई थी। ठीक है, मोदी जी के एक बार ये प्रस्तावक भी बने थे, बनारस के ही हैं। तो ध्रुपद धमार गायक थे। पंडित रविशंकर सितार वादक थे। सब लोग बहुत फेमस लोग हैं ये लोग। अगला घराना देखते हैं, लखनऊ घराना। इसको संरक्षण किसका था? वाजिद अली शाह का संरक्षण था। ख्याल तथा ध्रुपद शैली में इसमें क्या होता है? गायन होता है। वाजिद अली शाह के दरबार में वाजिद अली शाह ने 2 सनद लिखी थी। कौन सी? अख्तर प्रिया और सनद प्रिया नाम से ठुमरी बंदिशों की रचना की थी। ठीक है, लेकिन जो अख्तर प्रिया थी वो वाजिद अली शाह की थी और सनद प्रिया किसकी थी? बिंदादीन की। बेगम अख्तर थी इनके दरबार में, और वो क्या थी? उनको मल्लिका एक गजल कहा जाता था। बाकी और कौन थे? कालका, बिंदादीन, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज। तो ये सभी लोग कत्थक से रिलेटेड थे। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, कालका, बिंदादीन। ठीक है, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये बिल्कुल पिन पॉइंटेड मिलेंगे आपको, वो भी पिन पॉइंटेड है, बट ये चीज़ें थोड़ा अपनी भाषा में होती हैं चीज़ें तो ज़्यादा बेटर लगती हैं। ठीक है, लेकिन यही है कि हैंड रिटन चीज़ें फिर ज़्यादा लोगों को थोड़ा सा कभी कभी राइटिंग समझ में नहीं आती है। अगला चलते हैं, और घराने कौन कौन से हैं? रामपुर घराना, कानपुर घराना, अतरौली घराना, और एक घराना है भिंडी बाजार घराना। आज भी भिंडी बाजार घराना है, ध्यान रखना। भिंडी बाजार घराना कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, भिंडी बाजार घराना से कहाँ है? मुरादाबाद के एक व्यक्ति थे छज्जू खां, इन्होंने शुरू किया था और फिर ये मुंबई पहुंच गया था ये घराना। आगे चलते हैं, अगला क्या है? प्रयागराज घराना। तो इससे रिलेटेड कौन कौन लोग हैं? केसरबाई और जानकी बाई। ये पूछ लेते हैं कि इस घराने से कौन कौन रिलेटेड है। प्रमुख संस्थान मैंने पहले ही अपन लोग देख चुके हैं, फिर से एक बार देख लो अगर है जल्दी से। भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में स्थापना, मॉरिस कॉलेज के रूप में, और 2002 में डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी। 1966 में यूपी गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। यूपी संगीत नाटक अकादमी 1963 में, रविंद्रालय 1964 में, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में, और 1988 में रंगमंडल की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1989 में। फिर उत्तर प्रदेश की कुछ बोलियां हैं वो देख लो। ये पूरी देश भर की बोलियां हैं कि कहाँ क्या बोली जाती है। तो पश्चिमी हिंदी कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी में क्या क्या आता है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में पश्चिमी मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। इसके बाद बिहारी भाषा में भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है। पहाड़ी में गढ़वाल, कुमाऊनी, नेपाली। इतनी सारी भाषाएं, बोलियां एवं साहित्य उसमें लिखे गए हैं इंडिया में। खड़ी बोली के बारे में कुछ फैक्ट हैं। इसका मूल नाम जो खड़ी बोली है उसका मूल नाम कौरवी था, और ये मूल नाम किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने। और इसका प्रथम जो महाकाव्य था खड़ी बोली का वो था प्रिप्रवास। अमीर खुसरो को माना जाता है कि अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का क्या है? आविष्कार किया था। प्रमुख मेले एवं उत्सव देख चुके हैं तो फिर से देखने का कुछ बनता नहीं है। यहां पे आपकी आज की क्लास खत्म होती है। अब आपके गिने चुने टॉपिक्स बचे हैं, क्योंकि यूपी का जितनी भी लोक कलाएं हैं वो हम देख चुके हैं। ये बैच से रिलेटेड जानकारी, ये 3 बैच चल रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हो कि एक बेस्ट तरीके से तैयारी हो जाए, तो यहाँ पे सारे हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। सारी क्लासेज की बहुत डिटेल है, इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्लासेस, वीडियो क्लासेज भी बेस्ट तरीके से मिल जाएंगी, सारी हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे जहाँ पे हुए हैं।
रिवीजन प्रोग्राम ये चल ही रहा है, और भी जितनी चीज़ें आपके सिलेक्शन के लिए होती हैं हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो आप अगर जुड़ना चाहो, कोई भी नया स्टूडेंट है, आराम से जुड़ सकते हो। देखो क्लास, देखो, रिवाइज करो, एक प्रोग्राम में जाओ अंदर से, और तरीके से पढ़ पाओगे आप, ठीक है। अब आगे का आप लोग बताइए, आगे के अब आपके पीडीएफ नहीं है, बोलियों वाली पीडीएफ मिल जाएगी, जो पीडीएफ नहीं है आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा, पीडीएफ का कल भी कुछ लोग बोल रहे थे, ये जो भी चीज़ें कराई जा रही ये पीडीएफ भी आपको फ्री सेक्शन में कल से या परसों से उपलब्ध करा दी जाएंगी, ठीक है। तो ये जितनी भी पीडीएफ हो रही हैं वो भी आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी कल परसों से। अब आपका बचा क्या क्या उस पर बात कर लेते हैं। एक तो बचा है जनगणना। जनगणना मुझे लगता है आपको खुद ही रिवाइज कर लेनी चाहिए, क्योंकि जनगणना आपको क्या हुआ है, बहुत डिटेल में कराई थी। यूट्यूब पे ही 2 वीडियो पड़े हैं, एक भारत की जनगणना और एक यूपी की जनगणना। फिर बचा है जनजातियाँ, जनजातियाँ हम कराएंगे। फिर बचा है यूपी का जो वन और वन्य जीवन से संबंधित जितने भी वन्यजीव विहार हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, टाइगर रिजर्व हैं, उन पे सब पे बात कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक दिन में हो जाएगी, और उसको हम जोड़ेंगे, आज ही कराने वाले थे बट उसको हम करंट से जोड़ देंगे। जो आपकी रिपोर्ट आई है 2021 की इंडिया की, यूपी की, जो टाइगर रिपोर्ट आई है इसी साल अभी जारी की है मोदी जी ने, ठीक है, वो भी आपका उसको जोड़ के वो करा देंगे। और कुछ बचा रह गया तो आप लोग कमेंट में बताइए कि और कौन कौन सी चीज़ें आप चाहते हैं जो यूपी स्पेशल में करा दी जाए। तो कल में हम वाइंड अप कर देंगे पूरा यूपी स्पेशल, जो भी बचा होगा कल शाम तक खत्म हो जाएगा। और हो सकता है कि कल आपको एक टेस्ट भी दिया जाए 100 क्वेश्चन का यूपी स्पेशल पे, ठीक है। अभी कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि और कौन कौन से टॉपिक आप चाहते हैं जो यूपी स्पेशल में आपको रिवाइज करा दिया जाए। कुछ किसी की कोई क्वेरी है तो भी आप लोग बोल सकते हो, कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, चलिए फिर इस क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी, ठीक है। कल हो सकता है जल्दी क्लास हो, 8 बजे के पहले भी हो सकता है एक लाइव क्लास हो जाए।